तारीख थी 26 नवंबर 2008। एक ऐसी तारीख जो इंडिया की मेमोरी में हमेशा के लिए बस गई। मुंबई, सपनों का शहर, अपने सबसे बुरे सपने का सामना करने वाला था। एक ऐसा सपना जो बड़ी बेरहमी और प्रिसिजन के साथ सामने आया। हवा जो आमतौर पर शहर की वाइब्रेंट एनर्जी से भरी रहती थी, जल्द ही उसमें बारूद और डर की महक आने वाली थी। किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह हॉरर कितना बड़ा होगा। शहर जिंदगी से धड़क रहा था, उस अंधेरे से अनजान जो छुपकर बैठा था और शहर के दिल पर वार करने की तैयारी कर रहा था। आम शामें अब दहशत की चादर में बदल रही थी। वायलेंस का एक भयानक नजारा। यह कोई रैंडम वायलेंस नहीं था, यह एक ऐलान जंग था। हमारी सॉवरेंटी पर, हमारी स्पिरिट पर एक बहुत केयरफुली प्लान किया गया हमला। 10 साए जिनके पास सिर्फ हथियार नहीं बल्कि नफरत की एक डरावनी आइडियोलॉजी भी थी, वो कहर बरपाने के लिए तैयार थे। वो मारने आए थे, वो अपाहिज बनाने आए थे, वो हमें तोड़ने आए थे। उनका मिशन था ज्यादा से ज्यादा डैमेज करना, ज्यादा से ज्यादा डर फैलाना, ऐसे जख्म देना जो सालों तक रिश्ते रहे। इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, उसके सपनों का सिंबल, उनका टारगेट थी। दुनिया को एक डरावना मैसेज देने के लिए चुनी गई। रात हुई, शहर को अपनी रोज की तरह आगोश में लेते हुए। लेकिन ये रात अलग थी। इस रात में एक ऐसी बुराई छुपी थी जो जल्द ही बाहर आने वाली थी। हलचल भरी सड़कें, भीड़ भाड़ वाले लैंडमार्क्स, मुंबई की आत्मा का अब अपमान होने वाला था। टेररिस्ट्स का मकसद था शहर को पैरालाइज करना, उसे घुटनों पर लाना, दुनिया को दिखाना कि कोई भी जगह सेफ नहीं है। वो ठंडे, कैलकुलेटेड इरादे से आगे बढ़ रहे। उनके दिलों में इंसानियत नहीं थी, उनके दिमाग एक्सट्रीमिज्म के जहर से भरे थे। जिंदगी की आम लय अब गन फायर और धमाकों से टूटने वाली थी। डर एक ताकतवर हथियार है और 26/11 को इसने मुंबई को शिकंजे की तरह जकड़ लिया। जश्न की आवाजें दहशत की चीखों में बदल गई। शहर की रोशनियां तबाही की लपटों के आगे फीकी पड़ गई। पूरे 60 घंटों तक मुंबई हॉस्टेज बनी रहेगी। पूरे 60 घंटों तक पूरा देश सांस रोके देखेगा कैसे उसके बहादुर बेटे लड़ रहे हैं। यह हमारे जीने के तरीके पर हमला था, हमारी आजादी पर हमला था। लेकिन उन्होंने हमें कम आंका, उन्होंने मुंबई की स्पिरिट को कम आंका, उन्होंने इंडिया के रिजॉल्व को कम आंका। शहर का खून बहेगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। अरब सागर जो सदियों से मुंबई के कॉमर्स और सपनों का गवाह रहा है, इस नापाक घुसपैठ का रास्ता बना। 10 टेररिस्ट्स, लश्कर-ए-तैयबा के एजेंट्स कहीं हवा से पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने हमारी विशाल कोस्टलाइन का फायदा उठाया। एक ऐसी कमजोरी जो जल्द ही सबके सामने आने वाली थी। उन्होंने एक इंडियन फिशिंग ट्रॉलर कुबेर को हाईजैक किया, उसके बेखबर क्रू मेंबर्स को बेरहमी से मार डाला। उनका सफर चुपके से और जानलेवा इरादे से भरा था। रात के अंधेरे में समंदर के पर्दे से फिसलते हुए जैसे जहरीले सांप अपने शिकार की ओर रेंगते हैं। यह समुद्री रास्ता उनका चुना हुआ गेटवे था, एक बेखबर महानगर पर ऐसा हॉरर फैलाने का जो पहले कभी नहीं हुआ। उनके तरीके चालाकी भरे थे, उनके दिल नफरत से भरे थे। उन्होंने समंदर को, जो मुंबई की जान है, अपने ट्रोजन हॉर्स की तरह इस्तेमाल किया। मछुआरों के भेस में वो शहर के किनारों की ओर बढ़े। उनका कार्गो मछलियां नहीं बल्कि मौत और तबाही थी। समंदर का विशाल फैलाव, जो अक्सर आजादी और एडवेंचर का सिंबल होता है, इस बार आतंक का जरिया बना। जिस आसानी से वो पहुंचे, उसने एक बड़ी चूक को दिखाया, एक डरावनी याद दिलाई कि खतरे सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से आ सकते हैं। शहर के रखवाले इतनी बड़ी दुश्मन के लिए लहरों की तरफ नहीं देख रहे थे। जैसे ही वो कोलाबा के पास मुंबई के तट पर पहुंचे, वे कुबेर से उतरकर इन्फ्लेटेबल जेमिनी डिंगीज में सवार हो गए। छोटी, फुर्तीली और मुश्किल से डिटेक्ट होने वाली ये नावें उन्हें किनारों तक ले आईं। वो मच्छीमार नगर, मछुआरों की एक बस्ती में उतरे, माहौल में घुल मिल गए। उनका जानलेवा मकसद कुछ और जरूरी पलों के लिए छुपा रहा। वहां के मछुआरे शुरू में शक तो कर रहे थे, पर शायद इन आने वालों के असली इरादों के लिए तैयार नहीं थे। टेररिस्ट्स अब इंडियन जमीन पर थे, फैलने और अपने कोऑर्डिनेटेड हमले के प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार। शहर पहली गोली, पहले धमाके से बस कुछ ही पल दूर था। ये घुसपैठ एक कड़ा सबक थी, कोस्टल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस का सबक, आतंक के बदलते तरीकों का सबक। समंदर जिसने मुंबई को पाला पोसा था, उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। टेररिस्ट्स ने डिफेंस की पहली लाइन को कामयाबी से तोड़ दिया था। उनके आने की खबर नहीं थी, उनकी मौजूदगी का पता तबाही शुरू होने तक नहीं चला। उस शाम मुंबई के किनारों से टकराती लहरें सिर्फ नमक और रेत नहीं, बल्कि
कि एक ऐसी ट्रेजेडी के बीच आ रही थी जो देश की नींव हिला देगी। उनके आने की खामोशी जल्द ही उनके हमले की कान फाड़ देने वाली दहाड़ से टूटने वाली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का एक शानदार पुराना सेंटिनल, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इस वहशी कुर्बानी की पहली वेदियों में से एक बना। रात के करीब 9:30 बजे थे। स्टेशन, जो रोजाना कम्यूटर्स और ट्रैवलर्स से भरा रहता है, अपनी रोज की शाम की चहल पहल में मग्न था। 2 टेररिस्ट्स, जिनमें बदनाम अजमल कसाब भी शामिल था, मेन पैसेंजर हॉल में घुसे। उनके पास AK-47 असॉल्ट राइफल्स और ग्रेनेड्स थे। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। बेखबर मर्दों, औरतों और बच्चों पर गोलियों की बारिश होने लगी। स्टेशन के शानदार मेहराब गोलियों और चीखों से गूंज उठे। ये खालिस, बिना मिलावट के डर की एक सिम्फनी थी। पैनिक फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, सामानों पर एक दूसरे पर गिरते पड़ते। खूबसूरत विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर एक ऐसे हॉरर भरे सीन का बैकड्रॉप बन गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। टेररिस्ट ठंडे प्रिसिजन के साथ स्टेशन में घूम रहे थे। उनके हथियार मौत उगल रहे थे। उन्होंने ग्रेनेड्स फेंके, जिससे केओस और मारकाट और बीआरएच गई। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक उन्होंने स्टेशन को अपनी बेरहमी का हॉस्टेज बनाए रखा। 58 बेगुनाह जानें चली गईं, सैकड़ों और घायल हुए। रेलवे पुलिस और लोकल सिक्योरिटी पर्सनल, हालांकि उनके पास हथियार कम थे, फिर भी उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। मुश्किल हालात में भी बहुत हिम्मत दिखाई। उसी वक्त एक और पॉपुलर लैंडमार्क, कोलाबा का लियोपोल्ड कैफे, टारगेट बना। टूरिस्ट्स और लोकल्स दोनों का पसंदीदा अड्डा, ये अपनी शाम एंजॉय कर रहे लोगों से खचाखच भरा था। अचानक खुशनुमा माहौल गन फायर से टूट गया। 2 टेररिस्ट्स ने भीड़ पर गोलियां बरसाई। एक आराम की जगह को खून खराबे के सीन में बदल दिया। टेबल उलट गए, शीशे टूट गए और हवा घायलों की चीखों से भर गई। इस बेरहम हमले में 10 लोगों की जान चली गई। लियोपोल्ड कैफे, जो अपनी वाइब्रेंट एनर्जी के लिए जाना जाता था, टेररिस्ट्स की इंसानी जान के प्रति बेरहमी का सिंबल बन गया। एक ऐसी जगह जहां खुशी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये शुरुआती हमले ज्यादा से ज्यादा शॉक और गड़बड़ी पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए थे। वो तेज थे, बेरहम थे और उनका निशाना हाई सिविलियन प्रेजेंस वाले सॉफ्ट टारगेट्स थे। मैसेज साफ था, कोई भी जगह सेफ नहीं थी। टेररिस्ट्स शहर को पैरालाइज करना चाहते थे, हर दिल में डर बोना चाहते थे। इन हमलों की खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। पहले कंफ्यूज्ड कानाफूसी से, फिर घबराए हुए फोन कॉल्स और तेज आवाज में चिल्लाते न्यूज चैनल्स से। मुंबई पर हमला हुआ था और ये तो बस एक लंबी काली रात की शुरुआत थी। शहर की इमरजेंसी सर्विसेज फौरन अपनी लिमिट्स तक खींच गई, एक साथ कई क्राइसिस का सामना करते हुए। ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई की शान और मेहमान नवाजी का एक आइकॉनिक सिंबल, इस भयानक ड्रामा का मेन स्टेज बन गया। टेररिस्ट्स ने हेरिटेज विंग पर धावा बोल दिया। उनकी बंदूकें आग उगल रही थीं। गेस्ट्स, जो लक्जरी और शान का मजा ले रहे थे, खुद को एक बुरे सपने में फंसा हुआ पाया। शानदार गुंबद, मुंबई के स्काईलाइन की एक पहचान, जल्द ही धुएं और लपटों में घिरने वाला था। टेररिस्ट्स एक कमरे से दूसरे कमरे में गए। विदेशियों को, खासकर अमेरिकन्स और ब्रिटन्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डाला। ताज की घेराबंदी लगभग 3 दिनों तक चली। यह इंटेंस डर, बहादुरी और भयानक नुकसान का दौर था। इसकी पवित्र दीवारों के अंदर 31 जानें दुखद रूप से चली गई। ज्यादा दूर नहीं, नरीमन पॉइंट के ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल को भी ऐसे ही हमले का सामना करना पड़ा। लक्जरी का एक और घेरा, उसमें भी भारी हथियारों से लैस टेररिस्ट्स घुस गए थे। उन्होंने हॉस्टेजेस बनाए, स्वीट्स को जेल और जंग के मैदान में बदल दिया। होटल की शान गनफायर और धमाकों से भंग हो गई थी। गेस्ट्स डर के मारे छुपे रहे, रेस्क्यू की दुआ करते रहे, जबकि टेररिस्ट्स अपनी पोजीशंस मजबूत कर रहे थे, एक लंबी मुठभेड़ के लिए तैयार। इन दोनों लैंडमार्क होटल्स की ऊपरी मंजिलों से उठते धुएं के सीन हमलों की यादगार तस्वीरें बन गए, जो एक डरी हुई दुनिया को दिखाए गए। ओबेरॉय में 30 बेगुनाह लोग मारे गए, आतंक की क्रॉसफायर में फंस गए। दोनों होटल्स में टेररिस्ट्स एक लंबी घेराबंदी के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनके पास गोला बारूद, एक्सप्लोसिव्स और लेआउट्स की डरावनी समझ थी। उन्होंने हॉस्टेजेस को ह्यूमन शील्ड्स की तरह इस्तेमाल किया, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत मुश्किल और खतरनाक हो गए। दोनों होटल्स के स्टाफ ने गजब की हिम्मत दिखाई। कईयों ने अपने गेस्ट्स को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचाया, हमलावरों से छुपाया।
बिना स्वार्थ के किए गए ये काम अंधेरे में भी चमक रहे थे। ये इंसान की स्पिरिट की रेजिलियंस का सबूत था। इतनी बड़ी बुराई के सामने उन्होंने देखा कैसे मूवी के ये सिंबल्स चमकने लगे। इन होटल्स को वापस पाने के लिए मुश्किल है। कमांडर्स को बुरी तरह बर्बाद करना पड़ा, खतरनाक गलियारों से गुजरना पड़ा और साथ ही सिविलियन कैजुअलिटीज से बचने की कोशिश भी करनी पड़ी। टेररिस्ट्स मजबूती से जमा है, ज्यादा से ज्यादा डैमेज करना और दर्द को लंबा खींचने का काम करता है। इन सम्मानित जगहों पर हमला होते देखने का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ऐसा लगा जैसे मुंबई की पहचान को उसका घर पर हमला हो गया। ताज को छोटे सिर्फ एक बिल्डिंग को नजर आ रही थी। वो एक शहर, एक देश की आत्मा को झुलसा रही थी। फिर भी निराशा के इन पलों में भी लड़ने का, जो खो गया उसे वापस पाने का इरादा और मजबूत होता गया। सेक्शन 5 पवित्र स्थानों का अपमान, नरीमन हाउस और कामा हॉस्पिटल। नरीमन हाउस, जिसे चाबड़ हाउस भी कहते हैं, कोलाबा में एक कोने में बसा ज्यूइश आउटरीच सेंटर टेररिस्ट्स के जहर का एक और निशाना बना। यह सादी सी बिल्डिंग कम्युनिटी और आस्था की जगह खास तौर पर टारगेट की गई थी। 2 टेररिस्ट्स ने सेंटर को घेर लिया। रैबाई गैब्रियल होल्सबर्ग, उनकी प्रेग्नेंट पत्नी रिवका और कई दूसरे विजिटर्स को हॉस्टेज बना लिया। एक ज्यूइश सेंटर को चुनना हमलावरों की ग्लोबल और नफरत भरी आइडियोलॉजी को दिखाता था। कई दिनों तक अंदर फंसे लोगों की किस्मत दांव पर लगी रही, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट्स को खत्म करने और हॉस्टेजेस को बचाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन की केयरफुली प्लानिंग कर रहे थे। नरीमन हाउस की घेराबंदी खास तौर पर दर्दनाक थी। टेररिस्ट्स ने कोई रहम नहीं दिखाया। जवान रैबाई और उनकी पत्नी उन 6 लोगों में शामिल थे जिन्हें वहां बेरहमी से मार दिया गया। उनके 2 साल के बेटे मोशे को उसकी इंडियन नैनी सैंड्रा सैमुअल ने चमत्कारिक ढंग से बचाया। ये एक ऐसी बहादुरी और दया का काम था जिसने दुनिया भर के दिलों को छू लिया। नरीमन हाउस को सिक्योर करने की लड़ाई जोरदार थी। एनएसजी कमांडोज गोलियों के बीच हेलीकॉप्टर से छत पर उतरे। तंग गलियों और भीड़-भाड़ वाले आसपास के इलाके ने ऑपरेशन को और भी चैलेंजिंग बना दिया, जिससे ऐसे खतरों से निपटने के लिए अर्बन वॉरफेयर स्किल्स की जरूरत साफ दिखी। कामा एंड अर्बलेस हॉस्पिटल, जो खास तौर पर औरतों और बच्चों का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वो भी टेररिस्ट्स के निशाने पर आ गए। सीएसटी पर अपने खूनी कहर के बाद कुछ टेररिस्ट्स ने यहां और तबाही मचाने की कोशिश की। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन अलर्ट हॉस्पिटल स्टाफ ने ज्यादातर पेशेंट्स को सेव कर लिया, दरवाजे और गेट्स बंद कर दिए, जिससे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी टल गई। लेकिन एक इलाज की जगह पर कमजोर लोगों के लिए एक महफूज जगह पर हमलावरों की नीचता को दिखाता था। उनका इरादा हर जगह आतंक फैलाना था, किसी को नहीं बख्शना, किसी पवित्र जगह का सम्मान नहीं करना। हॉस्पिटल स्टाफ ने जो बहादुरी दिखाई, गोलियां चलते वक्त भी अपने पेशेंट्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी दी, वो तारीफ के काबिल थे। ये आम लोग थे जो असाधारण हालात में फंस गए थे और उन्होंने हिम्मत और तेज सोच से जवाब दिया। नरीमन हाउस और कामा हॉस्पिटल पर हुए हमले भले ही उस वक्त होटल घेराबंदी जितने ग्लोबली पब्लिसाइज नहीं हुए, उतने ही खतरनाक थे और टेररिस्ट्स के मुंडे में जिंदगी के अलग अलग सिंबल्स पर कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट से लेकर आस्था और इलाज तक हमला करने के मल्टीफेस्टेड प्लान को दिखाते थे। हर हमला किया गया लोकेशन शहर के ताने बाने में एक जानबूझकर किया गया घाव था। सेक्शन 6 मुंबई के शेयर सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला। जैसे ही आतंक ने मुंबई को जकड़ा, उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई। शुरुआत में कम हथियारों और एक अभूतपूर्व अर्बन वॉरफेयर सिनारियो का सामना करने के बावजूद उनका रिस्पॉन्स फौरन और हिम्मत भरा था। सर्विस रिवॉल्वर्स और बोल्ट एक्शन राइफल्स वाले ऑफिसर्स ने ऑटोमेटिक वेपन्स और ग्रेनेड्स लिए टेररिस्ट्स का सामना किया। वो हिचकिचाए नहीं, वो पीछे नहीं हटे। कईयों ने शुरुआती घंटों में अपनी जान दे दी, हमलावरों को रोकने और सिविलियंस को बचाने की कोशिश में। उनकी बहादुरी ने कीमती वक्त दिलाया, जबकि कोऑर्डिनेटेड हमले का पैमाना भयानक रूप से साफ होता जा रहा था। शहर के रक्षक नफरत की लहर के खिलाफ डटे रहे। महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड हेमंत करकरे जैसे बहादुरों के नेतृत्व में भी लड़ाई में शामिल हुई। वो लड़ाई में सबसे आगे थे, इंटेलिजेंस जमा कर रहे थे, रिस्पॉन्सेस कोऑर्डिनेट कर रहे थे और सीधे टेररिस्ट से भिड़ रहे थे। चैलेंज बहुत बड़ा था। कई जगहों पर हमला, हॉस्टेजेस फंसे हुए और एक शहर कैओस में डूबा हुआ।
लोकल फोर्सेस ने बहादुरी से लड़ाई की, कुछ खतरों को न्यूट्रलाइज किया और दूसरों को घेर लिया, लेकिन टेररिस्ट होटल्स जैसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में गहराई से जमे हुए थे। जल्द ही यह साफ हो गया कि घेराबंदी खत्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन की जरूरत है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंडिया की एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट को बुलाया गया। ब्लैक कैट कमांडोज को दिल्ली से मुंबई एयरलिफ्ट किया गया। उनके आने से लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट आया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो लॉन्च किया गया। ये हाईली ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स जो अर्बन कॉम्बैट और हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए इक्विप्ड थे, ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस को क्लियर करने का मुश्किल काम शुरू किया। उन्हें पूरी तरह तैयार टेररिस्ट से कड़े रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। रूम टू रूम कॉम्बैट करते हुए, बूबी ट्रैप से बचते हुए और हॉस्टेजेस को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए उनका प्रोफेशनलिज्म और हिम्मत एक शुक्रगुजार देश के सामने पूरी तरह दिखी। लड़ाई लगभग 60 घंटों तक चली। 60 घंटे लगातार गन फायर, धमाकों और दिल दहला देने वाले टेंशन के। सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें मुंबई पुलिस, एटीएस, मार्कोस और एनएसजी शामिल थे, ने मिलकर काम किया, अक्सर भारी दबाव और स्क्रूटिनी के बीच। उन्होंने बेमिसाल बहादुरी और टैक्टिकल एक्यूमेन दिखाया। इन ऑपरेशंस में 10 में से 9 टेररिस्ट्स मारे गए। एक, अजमल कसाब, जिंदा पकड़ा गया। ये एक अहम ब्रेक थ्रू था, जिससे बाद में पूरी कंस्पिरेसी का पर्दाफाश हुआ। हमारे फोर्सेस की हिम्मत ने तय किया कि मुंबई आतंक के जंगल से वापस आ जाए, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सेक्शन 7, सर्वोच्च बलिदान, वो हीरोज जिन्हें हमने खो दिया। इस संघर्ष की भट्टी में हीरोज बने और कईयों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। एनएसजी के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन बहादुरी के आइकॉन बन गए। ताज होटल से टेररिस्ट्स को बाहर निकालने के ऑपरेशन के दौरान अपनी कमांडोज की टीम को लीड करते हुए वो दुश्मन के साथ एक जोरदार गन फाइट में उलझे। उन्होंने एक घायल कमांडो को बचाया और सामने से लीड करते रहे। उनके आखिरी शब्द, जैसा बताया जाता है, थे, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। अपनी चोटों से हारने से पहले उन्होंने अनगिनत जानें बचाई। उनकी निस्वार्थ बहादुरी, ड्यूटी के प्रति उनकी अटूट कमिटमेंट आज भी देश को इंस्पायर करती है। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र, इंडिया का सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, दिया गया। मुंबई पुलिस और एटीएस की लीडरशिप ने भी भारी कीमत चुकाई। हेमंत करकरे, महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ, सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाले सीनियर ऑफिसर्स में से थे। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक कामटे और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर के साथ करकरे कामा हॉस्पिटल के पास टेररिस्ट्स के साथ जोरदार फायरिंग में शहीद हो गए। ये तीनों ऑफिसर्स, जो अपनी ईमानदारी और हिम्मत के लिए जाने जाते थे, सामने से लीड कर रहे थे, खतरे का सीधे सामना कर रहे थे। उनका जाना एक बड़ा झटका था, लेकिन उनके बलिदान ने उनकी फोर्सेस और देश के रिजॉल्व को और मजबूत कर दिया। उन्होंने सर्विस की सबसे ऊंची ट्रेडिशंस का उदाहरण पेश किया। और भी कई पुलिस ऑफिसर्स, कांस्टेबल्स और सिक्योरिटी पर्सनल ने उन भयानक 60 घंटों के दौरान अपनी जान दे दी। तुकाराम ओंबले जैसे लोग, जो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, ने बेमिसाल हिम्मत दिखाई। सिर्फ एक लाठी लेकर उन्होंने भारी हथियारों से लैस अजमल कसाब और एक दूसरे टेररिस्ट का सामना एक पुलिस व्हीकल में किया। ओंबले कसाब की राइफल से चिपक गए, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर कई गोलियां खाई, लेकिन उनके एक्शन ने कसाब की गिरफ्तारी पक्की कर दी। वो अकेला टेररिस्ट था जो जिंदा पकड़ा गया। उनका बलिदान प्लॉट को सुलझाने में बहुत अहम था। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये पिता थे, बेटे थे, पति थे, आम आदमी थे, जिन्होंने बहादुरी के असाधारण काम किए। देश इन शहीदों को बहुत शुक्रगुजारी और दुख के साथ याद करता है। उनके नाम हिम्मत की किताबों में दर्ज है। वो आतंक के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़े रहे, अपनी जान की कीमत पर बेगुनाह जाने बचाते हुए। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ। इसने दुनिया को इंडियन स्पिरिट की रेजिलियंस और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अटूट डेडिकेशन की याद दिलाई। उनके सम्मान में मेमोरियल्स बने हैं और उनकी कहानियां आज भी सुनाई जाती है, ताकि उनकी बहादुरी आने वाली पीढ़ियों को उन वैल्यूज को बनाए रखने के लिए इंस्पायर करे, जिनको उन्होंने जान दी। उनकी हिम्मत एक रोशनी की तरह चमकती है, उस काले नवंबर के दर्द के बीच भी। सेक्शन 8, हिसाब किताब, नतीजा और डिप्लोमैटिक झटके। अजमल कसाब का पकड़ा जाना एक अहम टर्निंग पॉइंट था। उसने पाकिस्तान के शामिल होने का, खासकर लश्कर-ए-तैयबा के रोल का पक्का सबूत दिया। उसके कन्फेशंस, इंटेरोगेशन और बाद में चले ट्रायल को
पूरी दुनिया ने ध्यान से देखा। इंडिया ने जुडिशियल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंसी के साथ हैंडल किया, कसाब को सारे लीगल राइट्स दिए, जो उसकी और उसके साथियों की फैलाई गई वहशत के बिल्कुल उलट था। मई 2010 में उसे कई चार्जेस में दोषी पाया गया, जिसमें मर्डर और इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ना शामिल था। उसे मौत की सजा सुनाई गई। सारे लीगल रास्ते खत्म होने के बाद अजमल कसाब को नवंबर 2012 में फांसी दे दी गई, जिससे कुछ हद तक क्लोजर मिला। हालांकि जख्म गहरे बने रहे। हमलों ने इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में, जो पहले से ही नाजुक थे, शॉकवेव्स भेज दी। इंडिया ने पाकिस्तान को पक्के सबूत दिए, हमलावरों को एलिटी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ एलिमेंट्स से जोड़ते हुए। ग्लोबल कम्युनिटी ने ज्यादातर इंडिया के रुख का समर्थन किया। पाकिस्तान से अपनी जमीन से ऑपरेट कर रहे टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की अपील की। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से प्रोग्रेस धीमी और अक्सर अनसैटिस्फैक्टरी रही, जिससे लंबे समय तक टेंशन बढ़ी रही और बिलैटरल बातचीत रुक गई। भरोसे की कमी काफी बरछ गई और 26/11 का साया आज भी रिश्तों को सुधारने की किसी भी कोशिश पर मंडराता रहता है। पाकिस्तान में अपराधी और मास्टरमाइंड्स ज्यादातर सजा से बचे हुए हैं। देश के अंदर 26/11 हमलों ने इंडिया के सिक्योरिटी अपैरेटस का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू शुरू किया। कोस्टल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म्स में बड़ी कमियों की पहचान की गई। इससे बड़े रिफॉर्म्स हुए। कोस्टल सर्वेलेंस को नए रेडर स्टेशंस और पेट्रोल बोट से मजबूत किया गया। क्राइसिस के दौरान एलीट कमांडोज की तेजी से डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 4 नए NSG हब्स बनाए गए। सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग प्रोटोकॉल्स को सुधारा गया। ये हमले एक कड़ा वेकअप कॉल थे, जिसने देश को आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे के खिलाफ अपने डिफेंसेस को मजबूत करने पर मजबूर किया। लीगल और इन्वेस्टिगेटिव कोशिशें सालों तक जारी रहीं। तहव्वुर राणा जैसे लोग, जो हमलों की रिकॉनेसेंस में शामिल एक पाकिस्तानी कैनेडियन था, उसे यूनाइटेड स्टेट्स में सजा का सामना करना पड़ा। इंडिया लगातार उसके एक्स्ट्रेडिशन की मांग करता रहा है। 26/11 हमलों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में सीधे या इनडायरेक्टली शामिल सभी लोगों को पकड़ने की कोशिश एक ऑनगोइंग कमिटमेंट है। हमलों ने मॉडर्न टेररिज्म के ट्रांसनेशनल नेचर और इससे असरदार तरीके से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत को हाईलाइट किया। विक्टिम्स और उनके परिवारों के लिए पूरे इंसाफ की तलाश जारी। ये एक गंभीर वादा है जो देश ने खुद से किया। सेक्शन 9, मुंबई की अटूट स्पिरिट, रेजिलियंस और याद। इतने बड़े हॉरर और गहरे नुकसान के बावजूद मुंबई की स्पिरिट टूटी नहीं। हमलों के फौरन बाद मुंबईकर्स ने गजब की रेजिलियंस और एकता दिखाई। आम नागरिकों के एक दूसरे की मदद करने, खाना, आसरा और दिलासा देने की कहानियां सामने आईं। ब्लड डोनेशन के लिए लाइनें लगीं और कम्युनिटीज दुख मनाने और विक्टिम्स के परिवारों को सपोर्ट करने के लिए एक साथ आईं। ये कलेक्टिव ताकत, आतंक से डरकर न झुकने का ये इरादा मुंबई का डिफाइनिंग रिस्पॉन्स बन गया। शहर हालांकि जख्मी और दुखी था, जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जीने और आगे बढ़ने की एक मजबूत इच्छा दिखाते हुए उन लोगों के लिए एक चुनौती भरा मैसेज, जिन्होंने इसे तबाह करने की कोशिश की थी। हर साल 26 नवंबर को मुंबई और पूरा देश विक्टिम्स को याद करने और शहीदों को सम्मान देने के लिए रुकता है। हमलों की जगहों पर और पुलिस मेमोरियल्स पर मेमोरियल सर्विसेज होती है। लीडर्स और आम नागरिकों दोनों की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाती है, जो आतंकवाद के हर रूप से लड़ने के इंडिया के कमिटमेंट को दोहराती है। याद करने के ये काम सिर्फ रस्में नहीं है, ये एक गंभीर वादा है कि किए गए बलिदान कभी भुलाए नहीं जाएंगे और सीखे गए सबक हमारी कोशिशों को गाइड करते रहेंगे ताकि ऐसी ट्रेजेडी दोबारा न हो। उस दिन की याद आजादी की कीमत और हमेशा चौकस रहने की जरूरत की एक लगातार याद दिलाती है। हमलों ने लोगों के बीच सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिक्योरिटी को लेकर जागरूकता की भावना को भी बढ़ाया। लोग अपने आसपास को लेकर ज्यादा अवेयर हो गए, सस्पिशियस एक्टिविटीज की रिपोर्ट करने के लिए ज्यादा तैयार हो गए। मॉक ड्रिल्स और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स ज्यादा आम हो गए। ट्रेजेडी ने एक तरह से शहर और देश को बेहतर तैयारी के एक साझे रिजॉल्व में एकजुट कर दिया। रेजिलियंस सिर्फ नॉर्मलसी में वापस आने के बारे में नहीं थी, बल्कि अंधेरे की ताकतों के खिलाफ ज्यादा मजबूत, ज्यादा अवेयर और ज्यादा एकजुट होकर उभरने के बारे में थी। मुंबई की स्पिरिट सिर्फ उसकी रफ्तार के बारे में नहीं है, बल्कि दया और हिम्मत की उसकी गहरी क्षमता के बारे में भी है।
2611 की लेगेसी कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत बड़े दर्द की कहानी है, बेरहमी से छीन ली गई जिंदगियों की, बिखर गए परिवारों की। लेकिन ये असाधारण हिम्मत, निस्वार्थ बलिदान और एक शहर की मजबूत स्पिरिट की भी कहानी है। मुंबई सिर्फ बची नहीं, उसने सहन किया, और वो आज भी उम्मीद और डायनामिज्म की रोशनी बनकर चमक रही है। जख्म शायद कभी पूरी तरह से न भरे, यादें हमेशा दुख देंगी, लेकिन आतंक को कभी जीतने न देने का इरादा पक्का है। मुंबई याद रखती है, मुंबई फिर से बनती है, मुंबई सहन करती है, हमेशा नफरत पर इंसान की स्पिरिट की ताकत का सबूत।